नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का सख्त संदेश, कहा सरेंडर करो वरना अंजाम भुगतोगे। इजराइल में भारतीय रहे सतर्क, नई दिल्ली ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। पाकिस्तान को ट्रंप का समर्थन, कांग्रेस ने कहा विश्व गुरु की पोल खुली। और चुनाव से पहले ममता बनर्जी का महिला सुरक्षा पर फोकस, कोलकाता में पिंक बूथ और शाइनिंग पेट्रोलिंग टीमों का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा बयान जारी कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन से उत्पन्न खतरों को खत्म कर अमेरिकी नागरिकों और सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ईरान के शासन को क्रूर और निर्मम बताते हुए कहा है कि उसकी गतिविधियां अमेरिका, उसके सैन्य अड्डों को और दुनिया भर में सहयोगी देशों के लिए खतरा है। ट्रंप ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र बलों और पुलिस से तुरंत सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आत्मसमर्पण न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका की नीति साफ है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं खरीदने दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने कई बार समझौते के मौके ठुकराए हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी आजादी का समय आ गया है और वे सुरक्षित रहें और घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हैं। जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो ईरान के लोगों को अपनी सरकार खुद संभालनी होगी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने बार बार परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए चेतावनी दी है, लेकिन ईरान ने उसे अनदेखा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो यूरोप और अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा बन सकती है। वैश्विक समुदाय की नजर अब क्षेत्र में आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, जिसमें तेहरान ने 30 जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और ईरान के बड़े कमांडर मारे गए हैं। हालात को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। ईरान ने अब तक का सबसे घातक पलटवार करने की चेतावनी दी है और कहा है कि वो इजराइल पर हमला कर सकता है। इस खतरे को देखते हुए भारत ने इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर संभव सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए। भारत ने वहां मौजूद नागरिकों से अनावश्यक यात्रा और जोखिम वाली गतिविधियों से बचने को कहा है। सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांत रहें, पैनिक न करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि या तो हथियार डालें या फिर मौत का सामना करें। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है और उन्होंने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुदा शुरू कर दिया है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी नेतृत्व ने कहा है कि ऑपरेशन जारी रहेगा और क्षेत्र में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस हमले से ईरान के परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया पर घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका आगे भी हमले जारी रख सकते हैं। भारत ने वहां मौजूद नागरिकों से सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर चिंतित है और आगे की घटनाओं पर नजर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की तारीफ और अफगानिस्तान के साथ उसके युद्ध में समर्थन की बात कहे जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे भारत की कूटनीति के लिए झटका बताते हुए कहा है कि दुनिया अब स्वयंभू विश्व गुरु की असलियत समझ चुकी है। पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा है कि ट्रंप के शब्द पाकिस्तान के पक्ष में स्पष्ट झुकाव दिखाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के बयान भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये इंडियन डिप्लोमेसी की विफलता का उदाहरण है। बयान में यह भी कहा गया है कि ट्रंप के रुख से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक समर्थन मिलता है। विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की है। कांग्रेस ने आर्थिक कूटनीति को भी निशाने पर लेते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते में भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। पार्टी का दावा है कि भारत ने अमेरिकी किसानों से आयात बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि अमेरिका ने निर्यात को लेकर अस्पष्ट आश्वासन दिए हैं। साथ ही अमेरिका द्वारा भारतीय सौर मॉड्यूल पर 125.87% आयात शुल्क लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अपने तरीके से पुरस्कार जीत सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वास्तविक स्थिति अलग है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी चुनाव से पहले महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है और कोलकाता में 2 नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है कि शहर के प्रमुख चौराहों पर ऑल वुमेन पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जो शाम से आधी रात तक संचालित रहेंगे। इन बूथों पर तैनात महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी और जरूरत पड़ने पर सहायता भी करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे महिलाओं को सीधे महिला अधिकारियों से संपर्क का अवसर मिलेगा और सुरक्षा के प्रति भरोसा बढ़ेगा। ये पहल खास तौर पर उन इलाकों में लागू की जाएगी जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है। सरकार का दावा है कि इससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके साथ ही शाइनिंग नाम से ऑल वुमेन मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों की भी तैनाती की जाएगी, जो रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक प्रमुख सड़कों पर गश्त करेंगी। ये टीमें खासकर EM बाईपास और उन मार्गों पर निगरानी रखेंगी जहां रात में कामकाजी महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोलकाता वर्षों से देश में सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल रहा है और ये नई पहल सुरक्षा ढांचे को और सशक्त करेगी। पुलिस अधिकारियों को इस योजनाओं के संचालन और रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से पहले इस घोषणा को महिला मतदाताओं पर फोकस के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से अपराध पर नियंत्रण और महिलाओं में विश्वास बढ़ेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 5 लोगों को नामजद किया है। बेटे की तहरीर पर एक बिल्डर और दिल्ली निवासी AIMIM नेता समेत कुल 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सलीम वास्तिक लोनी के अलवी नगर में रहते हैं और अली गार्डन कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय में 2 बाइक सवार हमलावरों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने उनका गला रेत दिया और चाकू से पेट पर वार किए, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। गंभीर रूप से घायल सलीम को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने गले का ऑपरेशन कर दिया है। परिजनों के अनुसार उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सलीम वास्तिक अपने YouTube चैनल पर खुद को एक्स मुस्लिम बताते हुए धार्मिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करते रहे हैं और उन्हें पहले भी धमकियां मिलने की बात सामने आई है। इस मामले में बेटे उस्मान ने भाटी बिल्डर, AIMIM नेता असगर, अशरफ, शाहरुख और सोनू को नामजद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर संभावित रंजिश और अन्य एंगल से जांच शुरू कर दी है। ACP लोनी सिद्धार्थ गौतम के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। CCTV फुटेज, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और स्थानीय इनपुट के आधार पर दबिश दी जा रही है। निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू वाले बंगले पर हुई फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक की बड़ी प्रोग्रेस की है। जांच में पता चला है कि शूटर्स को इस वारदात को अंजाम देने के लिए मोटी रकम दी गई थी और ये फंडिंग नेपाल से हुई है। पुलिस का कहना है कि रकम सीधे बैंक खाते में डाली गई और ATM के जरिए कैश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के खाते में रकम अज्ञात व्यक्ति द्वारा डाली गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच गहनता से सभी लेनदेन की जांच कर रही है और बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही है। इस मामले में आगरा से पकड़े गए आरोपियों का भी नेपाल से फंडिंग से कनेक्शन पाया गया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि यह मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन वाला है। इस जांच के जरिए पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए संबंधित बैंकों को आधिकारिक पत्र भेजकर खातों की पूरी जानकारी मांगी है। इसमें बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और रकम जमा करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के निर्देश शामिल हैं। इस मामले में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से हुई है। पुलिस को शक है कि मामले में बाहरी ताकतों और आतंकी तत्वों का भी हाथ हो सकता है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सभी सुरागों का विश्लेषण कर रही है।
रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी की 291 रन की बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम कर लिया है। पहली पारी में 584 रन बनाने के बाद कर्नाटक की टीम 293 रन पर सिमट गई और जम्मू कश्मीर ने फॉलो ऑन नहीं देने का फैसला दिया। दूसरी पारी में टीम ने 4 विकेट पर 342 रन बनाकर कुल बढ़त 633 रन तक पहुंचा दी है, जिसके बाद कप्तान पारस डोगरा ने पारी घोषित कर दी। कामरान इकबाल और साहिल लोटरा ने शानदार शतक जड़कर टीम की स्थिति मजबूत कर दी। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने कर्नाटक के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। पांचवें दिन पहले सत्र में कर्नाटक को एक भी सफलता नहीं मिली। दिन का खेल समाप्त करने पर दोनों कप्तान सहमत हुए और जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। दूसरी पारी में जम्मू कश्मीर ने 4 विकेट पर 186 रन से आगे खेलना शुरू किया और इकबाल ने पहले अपना शतक पूरा किया, जबकि साहिल ने भी दमदार पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर 300 के पार पहुंचाया और टीम की बढ़त 600 रन से ज्यादा कर दी। कर्नाटक के गेंदबाज पूरे दिन विकेट के लिए तरसते नजर आए और मैच पर जम्मू कश्मीर की पकड़ मजबूत होती चली गई। ये जीत जम्मू कश्मीर क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फाइनल मुकाबला देखने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी स्टेडियम में मौजूद रहने का फैसला किया और उन्होंने टीम की सराहना की। सोशल मीडिया पर भी इस जीत का जश्न देखने को मिला। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने घरेलू क्रिकेट में नई पहचान बना दी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।